तो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है माय क्लास में। तो आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो देखिए, वी सॉ अबाउट दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि सेल के पास क्या होते हैं, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये सेल के अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं, ठीक है। अगर हम सेल को माइक्रोस्कोप के अगर नीचे क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, तो हमें उसके 3 फीचर से होकर गुजरना होता है, जो कि आपको हर एक सेल के अंदर सिमिलर से मिल जाएंगे। तो वो क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद है न्यूक्लियस और उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। देखिए, सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं या जो सेल अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शंस करता है, तो ये सब वो किस वजह से कर पाता है, इन्हीं फीचर्स की वजह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से या कुछ लेना हो, या उसके अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर छोड़ना हो, तो किसके थ्रू जाएंगे, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। और आपका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ पे किसका काम करता है, ब्रेन का काम करता है। सेल के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको डायरेक्ट कौन करता है, आपका ब्रेन। इसके बाद साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो सब्सटेंसेस है ना इसके अंदर, वो क्या तैरते रहते हैं, तो उसके लिए एक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और यही यही जो फीचर्स हैं ये क्या करते हैं, सेल को उसके अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको होने में हेल्प करवाते हैं और इंटरेक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होता क्या है, आपके सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, सेल को इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, वो सेपरेट करता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करता है, जो कुछ सब मटेरियल्स होते हैं उनको सेल के बाहर या आने में क्या करता है, उसको परमिट देता है या अलाउ करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो क्या करता है, अलाउ करता है या परमिट करता है एंट्री या एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन और आउट ऑफ द सेल, माने सेल के अंदर और बाहर कुछ सब्सटेंसेस को आने देने देता है, ठीक है। और इसकी आप दूसरे एक फीचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या करता है, कुछ जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं उनको उनके मूवमेंट को क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, तो आप बता दीजिएगा। क्योंकि ये कुछ अदर मटेरियल्स को उसके मूवमेंट को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। आई होप कि आपको इसका काम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सब्सटेंसेस, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो क्या कर सकते हैं, आपके सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और वो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़न कहा जाता है। एक और बात सुनिए, जो CO2 है या आपका ऑक्सीजन हो गया, ये क्या कर सकते हैं, आपके सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमने अभी पिछले चैप्टर्स में अभी डिफ्यूज़न के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं कि एक्चुअली आप क्या देखेंगे कि जो डिफ्यूज़न के अंदर होता क्या है, सब्सटेंसेस का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। अब आप सोचेंगे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होता है, देखिए ये होता है माने दो इवेंट का एक साथ होना। तो इसमें होता है क्या, जब कोई एक अंदर जा रहा हो तो उसी टाइम पे, एट द सेम टाइम, एट द सेम इंस्टेंट, जो दूसरा सब्सटेंस है उसको बाहर आना है, ठीक है। यानी कि एक साथ मूवमेंट लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इसमें होता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट माने एक साथ मूवमेंट होना। अब देखिए, यहाँ मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इज लो, माने हायर रीजन से लोअर रीजन की ओर जाता है। अब आप देख सकते हैं, अगर आप पानी को, अगर आप देखिए कुछ इस प्रकार का आपका क्या है,
दो कंटेनर है, एक में पानी ज़्यादा है और एक में कम है। आप क्या करेंगे, अगर यहाँ पे छेद कर देंगे तो क्या होगा, जो आपका जो हायर लेवल पे जो वाटर है ना उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो क्या करेगा, इस छेद के थ्रू इसके अंदर भरने स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, कुछ एक माने इक्विलिब्रियम में आएंगे, माने जब अब ये समान क्या आ जाएंगे, लेवल पे आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर पानी का बहना रुक जाएगा। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पानी कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, जहाँ पर ज़्यादा है वो कम की ओर जा रहा है। तो इसी को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के मूवमेंट को आप जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेल के अंदर भी इसी प्रकार का क्या होता है, मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जब आपका जैसे CO2 हो गया, CO2 क्या होता है, एक सेलुलर वेस्ट होता है, ठीक है। CO2 क्या होता है, सेलुलर वेस्ट होता है, जिसको सेल के बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर सेल के अंदर अगर आपका CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो क्या होगा, जो और देखिए इसी के विपरीत जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, माने सेल के जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा सेल के मुकाबले। तो फिर बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो CO2 का जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर और सेल के बाहर, उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो इससे होगा क्या, जो CO2 है वो आपके सेल से बाहर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेल के अंदर जो CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हाई है, और सेल के आउटसाइड क्या है, लो इसका कंसंट्रेशन है CO2 का। तो इसी के वजह से वहाँ पे डिफ्यूज़न होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो CO2 है वो सेल से बाहर की ओर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से उसी टाइम पे क्या होता है, अब देखिए जब CO2 अगर आपके सेल के अंदर ज़्यादा है और यहाँ पर CO2 कम है, इसका मतलब इसी का जस्ट उल्टा, CO2 अगर बाहर कम है तो बाहर क्या होगा, ज़्यादा O2। अगर सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है तो यहाँ पर O2 का लेवल क्या होगा, कम। तो अभी आपने डिफ्यूज़न में क्या पढ़ा था कि गैसेस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो देखिए यहाँ पर जो CO2 है वो क्या है, हाई में है, ठीक है, तो वो और बाहर की तरफ लो में है। तो यानी कि CO2 का जो मूवमेंट होगा वो इनसाइड से आउटसाइड की तरफ होगा, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा, अब देखिए यहाँ पर जो O2 है, ऑक्सीजन, उसका लेवल हाई है, तो और सेल के अंदर उसका कम है। तो यहाँ पर जस्ट इसी का उल्टा होगा कि आपका जो O2 है वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो दोनों में क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पे देखिए एक बाहर जा रहा है तो एक अंदर आता है, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हुआ। और यहाँ पर मूवमेंट भी कैसे हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। तो इस प्रोसेस को आप डिफ्यूजन कहेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका गैसियस एक्सचेंज होता है सेल्स के बीच में, ठीक है, या आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, जो डिफ्यूज़न है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। इसके बाद जो आपका जो वाटर है, ठीक है, वो भी क्या करता है, डिफ्यूज़न के लॉ को ही फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑस्मोसिस। हम इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। देखिए डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस दोनों सेम है। दोनों में क्या होता है कि जो सब्सटेंस है वो क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और क्या करता है, मूवमेंट करता है। लेकिन बस ऑस्मोसिस में फ़र्क क्या है, देखिए आपके ऑस्मोसिस में बस यही फ़र्क आ जाता है कि जब इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस है ना वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर तो जाएगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बस ये फ़र्क है। तो देखिए वाटर का जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो इससे होता क्या है, वाटर के अंदर आपके जितने भी सब्सटेंस क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, उनके अमाउंट में कुछ मैंने अफेक्ट हो जाता है, मैंने अमाउंट में थोड़ा कमी आ जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है। मोस्टली कमी ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या जाने कि ऑस्मोसिस क्या है, ये वाटर का पैसेज होता है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो, जो लो रीजन होता है आपका कंसंट्रेशन का, वहाँ तक होता है। लेकिन इसका एक शर्त है, ये कहाँ से होता है, आपके थ्रू
सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो पूरा आपका गलत हो जाएगा। अगर कोई पूछता है ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आप आराम से बता दीजिए कि इसमें होता क्या है कि वाटर का इसमें क्या होता है, पैसेज होता है फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर थ्रू ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। और ये कब तक होता है, टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया था ना, इसमें मैंने बताया था ना, अगर आपका एक यहाँ पे बीच में है वाटर, यहाँ पे इतना और यहाँ पे कम है, तो क्या करेगा वाटर हायर कंसंट्रेशन रीजन से क्या करेगा, वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा, कि जब तक ये समान लेवल पे ना। अब आप देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अगर क्या होगा, अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को सॉल्ट या माने शुगर या सॉल्ट के वाटर में अगर डाल देंगे, तो इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। कहने का मतलब ये है, अगर देखिए कोई एक सॉल्यूशन है जिसमें जो सेल है ना, सेल के अंदर भी है हालांकि वाटर होगा, तो वो क्या कह रहा है कि ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हमने डाला है जिसमें क्या है कि जो H2O लेवल है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा है, किसमें, आपके सॉल्वेंट में। किसमें ज़्यादा है, आपके सॉल्वेंट में। और जो आपने सॉल्यूट के तौर पर क्या डाला है, आपने सेल को डाला है, तो सॉल्यूट जो है आपका शेल, इसके अंदर क्या है, जो H2O का लेवल है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो ये है, अभी हमको जानना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि जो आउटसाइड है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो सेल क्या करेगा, वाटर को गेन कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी है, लोअर रीजन ऑफ वाटर है, तो हायर रीजन से लोअर रीजन के थ्रू जाएगा, लेकिन परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा उसे। कहने का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्यूट, जो आपके सॉल्यूट में वाटर का लेवल कम हो और सॉल्वेंट में ज़्यादा हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। होगा क्या, आपका जो सेल है वो वाटर को गेन कर लेगा और वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए फ्री होते हैं, ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सके, बोथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या होगा, वो सेल के अंदर आएगा। ठीक है, और सेल के जो बाहर जा रहा है वो बहुत कम पानी जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, आप ये पाएंगे कि वाटर है ना, वो सेल के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ गौर, मैंने एक एक बात पे ज़्यादा गौर देने की बात क्या है कि आप देखेंगे इसमें जो हमने सेल डाला है, ठीक है, सेल के अंदर भले ही वाटर कम हो, देखिए जब सेल के अंदर जो वाटर आएगा ना H2O, तो उसी टाइम पे मैंने सेम टाइम पे सेल से भी आपका क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि इसमें कम है तो इसमें आके भरेगा, नहीं। इसमें क्या होगा, आपका सेल से बाहर निकलेगा वाटर, और साथ ही साथ आपका बाहर से वाटर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी आपका जो वाटर है वो अंदर की तरफ आएगा। लेकिन बस फ़र्क ये होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन आपके वाटर का बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो वो तेज़ी से आएगा, माने बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका वाटर आएगा और कम अमाउंट में आपका वाटर बाहर निकलेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो इसमें लिखा है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अब बोला है कि सेल के अंदर जितना आपका H2O लेवल है, उतना ही क्या है, आपका जो बाहर का माने जो सॉल्वेंट है उसका भी उतना ही H2O लेवल है। ठीक है, कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, कोई भी माने इसमें जो हम ये पाएंगे कि वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आखिर होगा क्या, जो वाटर है वो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा, अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो वाटर जो आ रहा है और जा रहा है उसका अमाउंट क्या होगा,
सेम होगा, सेम अमाउंट में अंदर भी आ रहा है और सेम अमाउंट में बाहर भी जा रहा है। तो इसके वजह से हम क्या ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पर वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इससे सेल का जो शेप रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा केस लेते हैं। ठीक है, इसमें अब हम ऐसा मीडियम लेंगे जिसमें क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा वाटर का। ठीक है, सेल के मुकाबले। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो सेल क्या होगा, वाटर को लूज़ कर देगा ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक और बार रिपीट कर देते हैं। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन है, माने सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा एज सेल के मुकाबले। ठीक है, अब यहाँ पे जब कंसंट्रेटेड आता है ना, तो इसका मतलब याद रखिए कि H2O लेवल यहाँ पे क्या होता है, कम। ठीक है, कंसंट्रेटेड का मतलब ही आप समझ लीजिए जहाँ पर H2O का मात्रा कम होता है, और डाइल्यूट का मतलब आप समझिए जहाँ पर H2O की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड हो और आपका सॉल्यूट कम कंसंट्रेटेड हो, तो उसमें क्या होगा, जो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, सेल अपना वाटर लूज कर देगा। देखिए बाहर की तरफ आपका क्या बन रहा है, लोअर रीजन, और सेल के अंदर हायर रीजन बन रहा है। तो आपका वाटर कहाँ मूव करेगा, हायर रीजन टू लोअर रीजन। अब देखिए, अब इस देखिए अगेन, वाटर क्रॉसेस द सेल। अब इसमें भी क्या हो रहा है, सेल माने जाएगा दोनों तरफ से, माने सेल का माने सॉरी वाटर का मूवमेंट होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, क्या कि जो वाटर जो जा रहा है ना, ठीक है, वो आने के मुकाबले बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर चला जा रहा है। मतलब सेल के बाहर वाटर बहुत तेज़ी से जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो H2O आ रहा है वो बहुत कम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके वजह से होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी पिचक जाएगा। इस तरीके से पिचक जाएगा, समझ रहे हैं ना। थस ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल केस है। आप कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस एक डिफ्यूज़न ही है, लेकिन इस डिफ्यूज़न का एक स्पेशल केस है, क्योंकि ऑस्मोसिस आपके किसके थ्रू होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ एक्टिविटीज़ करें। ऑस्मोसिस करेंगे एग के साथ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एग के शेल को क्या कर देना है, आपको रिमूव कर देना है। कैसे आप रिमूव करेंगे, आपको यूज़ करना पड़ेगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप सेल को किस एसिड माने एग के सेल को किस एसिड के थ्रू निकाल सकते हैं। तो याद रखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू। और जो शेल होता है ना आपके एग का, वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका एग है, हाँ, वो एक पतले आउटर स्किन से क्या होता है, कवर्ड रहता है। एग को एक प्योर वाटर के अंदर छोड़ दीजिए, फिर उसको 5 मिनट तक क्या कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए। अब जो एग जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि जो वाटर है ना वो आपके ऑस्मोसिस के थ्रू उसके अंदर चला जाएगा। अब आपके क्या कीजिए, अब आपको क्या करना है, डी शेल्ड एग लेना है जिसके ऊपर एग ना हो, माने शेल ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल देना है। फिर उसको 5 मिनट तक आप क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जो वाटर क्या करेगा, आपके एग से बाहर की ओर निकल जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। इसके वजह से होगा क्या कि जो आपका एग है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। एक और आपका एक्टिविटी है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको ड्राइड रेजिन्स लेना है या एप्रिकॉट्स लेना है, किसमें, प्लेन वाटर में लेना है। अब उसको क्या कीजिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, उसको शुगर या सॉल्ट के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में उसको डाल दीजिए। तो देखिए हर एक जो आपका जो माने ग्रेन रहेगा वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा जब आप इसको वाटर में रखेंगे। लेकिन जब इसे आप लोकेट करते हैं या प्लेस करते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में, तो वो क्या करेगा, अपने वाटर को लॉस कर देगा। अब इससे होगा क्या कि वो जितने भी ग्रेन्स आपने डाले थे वो पिचक जाएंगे। जो आपके यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जितने भी आपके मोस्टली जो प्लांट सेल्स होते हैं, वो वाटर को कैसे गेन करते हैं, तो याद रखिए ऑस्मोसिस के थ्रू। क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्या, माने जो आपके प्लांट्स हैं या आपके जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे माने वाटर को लेते हैं, तो याद रखिए ऑस्मोसिस के थ्रू।
तो जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का प्लांट रूट्स के द्वारा, ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपका ऑस्मोसिस होता है। तो पूछ सकते हैं कि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ होता है। तो जो डिफ्यूज़न है वो क्या करता है, गैसेस और वाटर के एक्सचेंज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के लाइफ में। तो देखिए इसके इसके अलावा सेल के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिशंस एनवायरनमेंट से लेना होता है, तो उसमें भी आपका डिफ्यूज़न ही हेल्प करता है, ठीक है। और जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर या बाहर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी का क्या होता है यूज़ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका फ्लेक्सिबल होता है और ये आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है जिसको हम बोलते हैं लिपिड्स, ठीक है। आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप याद रखेंगे कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड और प्रोटीन्स, ठीक है। माने जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब इसके बाद देखिए जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये ना फूड को माने निगल पाता है और दूसरे जो मटेरियल्स होते हैं इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसे भी अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्वेश्चन आ सकता है एंडोसाइटोसिस होता है क्या, तो आप बताएंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है कि जो आउटर माने एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हैं ना वो अपना शेप बदल के क्या करेगा, उसको एनगल्फ कर लेगा। तो इस प्रोसेस इसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। कहाँ देखेंगे, आप देखेंगे एमोइबा में, ठीक है। एमोइबा भी यही प्रोसेस यूज़ करके अपने फूड को क्या करता है, वो एक्वायर करता है। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो इसका हम पढ़ चुके हैं कि CO2 किस प्रकार जाता है, CO2 आपका डिफ्यूज़न के थ्रू जाता है। आप डिफ्यूज़न में कैसे बताएंगे, देखिए जब CO2 का लेवल आपके सेल के अंदर हाई हो और आउटर एनवायरनमेंट में, सेल के आउटर एनवायरनमेंट में क्या हो, CO2 का लेवल कम हो, तो आपके गैसेस कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से क्या होगा, CO2 का मूवमेंट होगा। वाटर का मूवमेंट कैसे होता है बता दीजिए, कि जो वाटर है वो सेल के अंदर आता है लेकिन वो किसके थ्रू आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, कह सकते हैं आप। इसके बाद लिखा है व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं बता चुका हूँ पहले भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स सम मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, तो इसीलिए उसको हम लोग सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेल वॉल को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।